नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल इंडियन खबरची पर। दोस्तों, काबुल पर तालिबान का कब्जा हो या फिर श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन में प्रदर्शनकारियों के पूल में नहाने की तस्वीरें, इन घटनाओं को कुछ ही साल बीते हैं, लेकिन देखते देखते भारत के पड़ोसी देश अफगानिस्तान से लेकर श्रीलंका, बांग्लादेश और अब नेपाल में सरकार सत्ता से बेदखल हो चुकी है। नेपाल के पीएम ओली ने पद से इस्तीफा दे दिया है और अब भी बड़े पैमाने पर जेनजेड प्रोटेस्ट जारी है। भारत के चारों ओर की स्थिति पिछले 4-5 वर्षों में काफी बदल चुकी है। अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, मालदीव और म्यांमार जैसे पड़ोसी देशों में सत्ता परिवर्तन, अस्थिरताएं, विरोध प्रदर्शन और सामाजिक संघर्षों ने क्षेत्रीय स्थिरता को प्रभावित किया है। इस वीडियो में हम इन देशों के घटनाक्रम विस्तार से समझेंगे, उनके कारणों का विश्लेषण भी करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन घटनाओं का भारत पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। सबसे पहले बात करते हैं अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान में यूं तो अस्थिरता के हालात 2001 से ही शुरू हो गए थे, जब अमेरिका पर हुए 9/11 हमलों के बाद अमेरिका के नेतृत्व वाली नाटो सेनाओं ने ओसामा बिन लादेन की खोज के लिए हमला कर दिया था। नाटो सेनाओं ने इस दौरान न सिर्फ काबुल में बैठी तालिबान सरकार को सत्ता से बेदखल किया, बल्कि अलकायदा को तबाह करने के लिए लंबे समय तक मिलिट्री ऑपरेशन चलाया। इस बीच अफगानिस्तान में लोकतांत्रिक सरकारों के गठन की भी बात कही गई। हालांकि देश में हिंसा जारी रही। 2011 में लादेन के मारे जाने के बाद धीरे धीरे अमेरिका ने अफगानिस्तान में सेना को कम किया। इसके बाद 2021 तक आते आते अमेरिका ने अपनी सेना को पूरी तरह से अफगानिस्तान से वापस बुला लिया। इस फैसले के कुछ ही दिन बाद तालिबान ने एक के बाद एक अफगानिस्तान के शहरों को कब्जाते हुए राजधानी काबुल पर धावा बोल दिया और सत्ता पर कब्जा कर लिया। पिछले 2 दशकों में वहां सेना, सरकार और विदेशी हस्तक्षेप की कोशिशों के बाद भी अस्थिरता कम नहीं हुई। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार का पुनः गठन न केवल देश के लिए बल्कि पूरे दक्षिण एशिया के लिए चुनौती है। तालिबान की एग्रेसिव पॉलिसीज ने महिलाओं, अल्पसंख्यकों और पत्रकारों के अधिकारों को बहुत सीमित कर दिया। महिलाओं के लिए स्कूल, कार्यस्थल और सार्वजनिक जीवन बहुत ही कठिन हो गया। तालिबान की सैन्य ताकत सबसे बड़ा कारण है कि उनकी सरकार स्थिर बनी हुई है, लेकिन इसका जोखिम यह है कि अफगानिस्तान में गुटों के बीच संघर्ष और आतंकवादी गतिविधियां बढ़ सकती हैं। स्थानीय आर्थिक गिरावट और विदेशी सहायता का बंद होना आम जनता की जीवन की क्वालिटी को प्रभावित कर रहा है। हजारों लोग पलायन कर चुके हैं। अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के बाद भारत की सुरक्षा चिंताएं भी बढ़ी हैं। अफगानिस्तान की सीमा पर अस्थिरता, आतंकवादी समूहों की गतिविधियां और पाकिस्तानी गुटों का समर्थन भारत के लिए खतरा है। भारत ने अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में बड़े पैमाने पर निवेश किया था, खासकर शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचों में, लेकिन तालिबान शासन के कारण इन प्रयासों को गंभीर चुनौती मिली है। भारत तालिबान से सीधे संवाद के पक्ष में है ताकि सीमा सुरक्षा सुनिश्चित हो सके और आतंकवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाया जा सके। विश्व समुदाय के साथ मिलकर भारत अफगानिस्तान में स्थिरता लाने के लिए कूटनीतिक दबाव बना रहा है ताकि क्षेत्रीय सुरक्षा और विकास को सुनिश्चित किया जा सके। अफगानिस्तान में विद्रोह के 1 साल बाद यानी कि साल 2022 तक श्रीलंका में आर्थिक संकट गंभीर हो गया। दरअसल यहां राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे और प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे की खेती से जुड़ी नीतियों के चलते श्रीलंका के आर्थिक हालात लगातार बिगड़ते चले गए। आलम यह हुआ कि श्रीलंका कर्ज भरने में भी डिफॉल्टर हो गया। इसके चलते श्रीलंका में महंगाई तेजी से बढ़ने लगी। बढ़ता विदेशी कर्ज और कोविड-19 महामारी से पर्यटन और व्यापार ठप हो गए, जिससे लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी मुश्किलों में फंस गई। खाने पीने की चीजों में महंगाई, दवाइयों की कमी और फ्यूल क्राइसिस ने जनता का गुस्सा भड़का दिया। सड़क पर लाखों लोग विरोध के लिए उतरे और उन्होंने राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के आवास, संसद और सरकारी इमारतों पर कब्जा कर लिया। यहां तक कि राष्ट्रपति भवन के स्विमिंग पूल में
प्रदर्शनकारियों के स्विमिंग करते हुए वीडियो भी सामने आए। विरोध प्रदर्शन इतने तेज और बड़े हुए कि अल्टीमेटली प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे को इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद राजपक्षे परिवार के सभी सदस्य देश छोड़कर भाग गए। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे को आधी रात में देश छोड़कर मालदीव भागना पड़ा। इस आर्थिक संकट ने श्रीलंका की राजनीतिक व्यवस्था को भी हिला दिया। श्रीलंका आर्थिक संकट से उबरने के लिए संघर्ष कर रहा है। भारत ने इस संकट के दौरान श्रीलंका को वित्तीय सहायता भी दी है, जिसमें राहत सामग्री, मेडिकल सप्लाई और ऊर्जा क्षेत्र में मदद शामिल है। इसके अलावा भारत ने दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए कदम उठाए हैं, जिससे श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने में मदद मिलेगी। श्रीलंका को स्थिर राजनीतिक नेतृत्व और आर्थिक सुधारों की बहुत जरूरत है, ताकि देश फिर से विकास पथ पर आ सके। भारत इस क्षेत्र में अपने रणनीतिक हितों को देखते हुए श्रीलंका के साथ सहयोग जारी रखेगा। अब बात करते हैं बांग्लादेश की। 2024 में बांग्लादेश में व्यापक छात्र आंदोलन हुआ, जिसे दूसरा स्वतंत्रता संग्राम भी कहा गया। छात्र और युवा भ्रष्टाचार, आरक्षण नीति, मानव अधिकार उल्लंघन के खिलाफ सड़कों पर निकल गए। सेना ने इस आंदोलन में दखल दिया और शेख हसीना सरकार को गिरा दिया। फायरिंग में सैकड़ों लोगों की मौत हुई, लेकिन सेना ने नई सरकार बनाई, जिसने नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को सलाहकार नियुक्त किया। हालांकि आम चुनाव नहीं हो सके और देश अभी भी अस्थिर बना हुआ है। भारत ने बांग्लादेश के साथ मित्रता और विकास सहयोग बनाए रखा है, विशेषकर सीमा सुरक्षा, सांस्कृतिक और आर्थिक क्षेत्रों में। भारत चाहता है कि बांग्लादेश में लोकतंत्र मजबूत हो और राजनीतिक स्थिरता आए, जिससे क्षेत्रीय समृद्धि को बढ़ावा मिलेगा। आगे बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान में अस्थिरता का दौर कोई नया नहीं है। भारत के इस पड़ोसी मुल्क में अशांति 1947 से ही जारी है। कई बार लोकतांत्रिक सरकार के गठन की कोशिश को सेना ने नाकाम किया। हालांकि देश में ताजा अस्थिरता का दौर 2022 से आया, जब सेना के इशारे पर इमरान खान की सरकार को अविश्वास प्रस्ताव से गिरा दिया गया। इस तरह पाकिस्तान में एक बार फिर कोई भी सरकार अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करने में नाकाम रही। मौजूदा समय की बात करें तो शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली पाकिस्तान मुस्लिम लीग, बिलावल भुट्टो के नेतृत्व वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अन्य बड़े छोटे दलों के गठबंधन के जरिए सेना सरकार में स्थिरता लाने की कोशिश कर रही है। हालांकि आतंकी संगठन तहरीक तालिबान पाकिस्तान मतलब टीटीपी और इमरान के कट्टर समर्थक अभी भी पाकिस्तान में सरकार के लिए मुश्किलों का सबब बने हुए हैं। टीटीपी जैसे गुटों ने उत्तर पश्चिम पाकिस्तान और बलूचिस्तान में हमले तेज कर दिए हैं। अक्सर ड्रोन हमले किए जाते हैं। उधर बलूच लिबरेशन आर्मी यानी कि BLA जैसे अलगाववादी गुट भी पाकिस्तान की शहबाज शरीफ के लिए खतरा बना हुआ है, जिसने बलूचिस्तान को आजाद मुल्क घोषित कर दिया है। मालदीव में भी नवंबर 2023 में मोहम्मद मुइज्जू के राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद राजनीतिक माहौल बदल दिया। मालदीव की नई सरकार ने भारत विरोधी नीतियां अपनाई। इस बदलाव ने भारत और मालदीव के संबंधों को तनावपूर्ण बना दिया। साथ ही सरकार की आंतरिक नीति बहुत ही कंजर्वेटिव और नेशनलिस्ट हो गई। चीन के साथ संबंध मजबूत करने की कोशिशों ने क्षेत्रीय शक्ति संतुलन में बदलाव लाने की कोशिश की, जो भारत के लिए चिंता का विषय है। मालदीव की राजनीति में यह बदलाव समुद्री सुरक्षा और रणनीतिक महत्व के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण है। भारत मालदीव में लोकतांत्रिक स्थिरता को प्रोत्साहित करता है और क्षेत्रीय शांति बनाए रखने के लिए कूटनीतिक पहल करता रहेगा। म्यांमार में अस्थिरता का ताजा दौर 2021 में आया, जब सेना ने लोकतांत्रिक सरकार का तख्ता पलट कर दिया। सेना का मानना था कि सरकार रोहिंग्या संकट से निपटने में सफल नहीं रही। इसके बाद से ही म्यांमार में गृह युद्ध का दौर जारी है और सेना और कई बागी संगठन आपस में संघर्ष कर रहे हैं। इतना ही नहीं, म्यांमार की कई स्थानीय जनजातियां भारत, थाईलैंड और चीन में शरण लेने को मजबूर हो गई।
म्यांमार की सत्ता सेना के हाथ में होने के बावजूद म्यांमार में तनाव का अंत करीब नजर नहीं आ रहा। हालांकि सेना लगातार दावा करती रही है कि वह जल्द देश में चुनाव कराएगी। नेपाल की जेनजेड युवा शक्ति ने देश की राजनीति में नई हवा लाई है। नेपाल में हुए जेनजेड प्रोटेस्ट के ऊपर हमने वीडियो बनाई है। पूरी जानकारी के लिए आप उस वीडियो को अच्छे से देख सकते हो। सोशल मीडिया के जरिए युवा अपनी आवाज उठाने में सक्षम हुए हैं। प्रधानमंत्री के इस्तीफे के बाद नेपाल में नए चुनाव और राजनीतिक सुधार की संभावना बढ़ी है। भारत नेपाल के साथ गहरे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध रखता है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने में मदद करता रहेगा। युवा शक्ति को सशक्त बनाने और आर्थिक विकास में निवेश करना भारत की प्राथमिकता रही है। इन सब पड़ोसी देशों की अस्थिरता के बीच भारत को अपने सिक्योरिटी, इकोनॉमिक एंड डिप्लोमेटिक इंटरेस्ट को मजबूत करना होगा। इसके लिए भारत को कुछ कदम उठाने होंगे। कूटनीतिक संवाद को मजबूत करना और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए संयुक्त पहल करना, सीमा सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी कार्रवाई में सुधार और सशक्तिकरण करना, पड़ोसी देशों के आर्थिक विकास में सहयोग और निवेश बढ़ाना, सामाजिक और सांस्कृतिक संपर्क बढ़ाकर लोगों के बीच दोस्ताना संबंध बनाना, क्योंकि पड़ोसियों से बिगाड़नी नहीं चाहिए जब सभी पड़ोसी ऐसे हालातों से गुजर रहे हों।